हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और एनसीईआरटी में पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट है। और आपको बता दें कि ये जो बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, पॉलिटी होगा और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स का, सब कुछ मिक्स क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और इससे बाहर आप जीएस का क्वेश्चन सोच भी नहीं सकते कि सब कुछ इसी में से आ जाता है। और मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आप सभी की चलती है, दोपहर की 3 बजे आपकी जीएस की क्लास है। तो ये दोनों क्लासेस आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया करिए। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एनसीईआरटी की वीडियो का ये हमारा 8वां पार्ट है, ठीक है, ये 8वां वीडियो है। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? चलिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? रदरफोर्ड, हेनरी बैकेरेल, रोएंटजन, आइंस्टीन। ऑप्शन बी सही हो जाता है, हेनरी बैकेरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकेरेल ने की थी। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ में एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको एग्जाम्पल बता देती हैं। यूरेनियम, यूरेनियम है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थों में से अपने आप से ही किरणें जो निकलती हैं, इस घटना को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। और यहाँ पर जो किरणें निकल रही होती हैं, ऐसी कोई किरण नहीं होती, वो अल्फा, बीटा और गामा किरणें होती हैं। तो कहने का मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इन सभी से अपने आप ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलने की घटना को कहते हैं रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकेरेल ने। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? आपको स्टैंडर्ड और यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, अपचयन। ऑप्शन बी सही होता है, अपचयन। उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पत तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पत घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? तो ये जानिए, तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो उपस्थित है वही वनस्पत तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पत घी में बदल देता है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो निकिल होता है। कहने का मतलब उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पत तेलों से संयोग करके, वनस्पत तेलों से, यहाँ पर आपको हम रिएक्शन भी समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, वनस्पत तेल हाइड्रोजन से संयोग करता है और यहाँ पर उत्प्रेरक होता है निकिल, और तापमान होता है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किस में बदल जाता है? ठोस वसा में बदल जाता है। ठोस वसा को ही हम कहते हैं वनस्पति घी। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया। उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पत तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पत घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, यही जो आपका रिएक्शन है उसे आप डेफिनेशन के रूप में बना सकते हैं। और जो वर्तमान में वनस्पत घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती है। लोग इन्हें खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वनस्पत घी को। तो ये उम्मीद है कि यहाँ से आपके देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये निकिल उत्प्रेरक पूछा गया है, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, और ये जो वनस्पत घी है ये वसा का फॉर्म है, मतलब ये वसा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या है? पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग आसानी से आंसर चूज कर सकें। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। जो एनिमल प्रोटीन होता है इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन अमीनो एसिड का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपको बता दें अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं जो पौष्टिक तत्व, आप भोजन खाते हैं तो भोजन में कुछ पौष्टिक तत्व होता है, ऐसे ही नहीं खा लेते हैं तो कुछ पाने के लिए, यानी कि उसमें जो पौष्टिक तत्व में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक है, इन सभी को खाने के लिए, इन सभी को पाने के लिए आप भोजन खाते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का आप लोगों ने अभी नाम सुना, तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? जैसे आप ये देखते हैं पूरा ये हार है, माला है, तो इसमें माला किससे मिलकर के बना होता है? छोटी छोटी यहाँ पर मोतियाँ लगी हुई होती है। इसी तरीके से प्रोटीन होता है, ये छोटी छोटी मोतियों से मिलकर के बना होता है और इन मोतियों का नाम होता है अमीनो एसिड। क्या नाम होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि प्रोटीन निर्माण की छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जितने भी साइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं वो सब आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिया करिए। देखिए बहुत ज़्यादा आडंबर तो नहीं आता है कि उतना जितना क्वेश्चन बताया जाए उससे ज़्यादा चिल्लाया जाए, तो बस इतना जानते रहिए कि जितना आपको बताते चलते इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा बताया जाता है साथ साथ में क्वेश्चन के। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर अपने माइंड में रखा करिए, ध्यान से पढ़ा करिए। जितने भी साइड वाले फैक्ट होते हैं सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हम साइड के फैक्ट आपको बताते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन लेते हैं सभी बहुत ही सर्च करने के बाद लेते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटेड कितनी भी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, किस पे फोकस किया जाता है, एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंट एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछ रहा है यानी कि वो एक विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, तो उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फिर वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। उससे साइड वाली जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट होते हैं वही बताए जाते हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही होता है, रेनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रेनिन। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। ठीक है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है, ये दूध को पचाने का काम करता है। क्या काम करता है? दूध को पचाने का काम करता है। रेनिन दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम भी है। ये दूध को दही में बदल देता है, स्कंदित कर देता है, थक्का जमा देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन बी का एक अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोज? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, राइबोफ्लेविन। यहाँ पर विटामिन B2 होगा तभी राइबोफ्लेविन ऑप्शन है। ठीक है, विटामिन B2 है। विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, और ये किस में पाया जाता है, इसका अच्छा स्रोत क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है। विटामिन B2 का अच्छा स्रोत क्या है? तो दूध है, पनीर है, पत्तेदार सब्जियां हैं, फलियां हैं, टमाटर है, ईस्ट है, मशरूम है, इन सभी में विटामिन B2 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम, इसका जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है। अगर आपसे ये पूछा जाए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तब भी आप राइबोफ्लेविन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर है, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है?
विकल्प आप सभी के सामने है। आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं जिससे कि ऑप्शन आप अच्छे तरीके से चूज कर सकें। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में जब रक्त नहीं पहुंच पाता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक आता है। तो हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें रक्त या तो कम पहुंचने लगता है या बिल्कुल भी रक्त नहीं पहुंचता, तो इस वजह से दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग किससे मिलता है? मेलानिन, रोडोप्सिन, एडिप्सिन, एंथ्रोसायनिन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मेलानिन की वजह से त्वचा का रंग होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जिसकी त्वचा सांवली होती है उसमें क्या होता है, मेलानिन अधिक होता है या कम होता है? और जिसकी त्वचा गोरी होती है, साफ होती है, उसमें मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम या ज़्यादा? आप लोग दोनों कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद है कि सभी को पता होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिसकी त्वचा सांवली है, थोड़ी सी डार्क है, उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है या कम है? तो कहने का मतलब त्वचा की जो रंगत है वो मेलानिन का इफेक्ट है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए 28 जुलाई को। ऑप्शन ए सही होता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिवस में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब भी आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति के संरक्षण से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 28 जुलाई आपको ध्यान रखना है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें आपूर्ति करती है जिन पर हम सभी पूरी तरह से निर्भर करते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ पौधे। तो इन सभी की हमें रक्षा करनी चाहिए, इन सभी का बचाव करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये इस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, डॉक्टर एस जयशंकर। तो भारत सरकार की पूर्व राजनयिक और प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं ये एस जयशंकर। विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसका विमोचन किया जाना है और ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक को किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? डेयर टू ड्रीम 2.0 ये प्रतियोगिता हुई, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की गई, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और ये कब शुरू की गई? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। डेयर टू ड्रीम किस लिए शुरू किया गया? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है, जिससे कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा। इस लड़ाकू विमान का निर्माता देश कौन सा है? यानी कि राफेल कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, फ्रांस। फ्रांस का बना है और फ्रांस से ही भारत मंगाया गया। तो
फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। और आपको बताएं, फ्रांस के बंदरगाह से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये राफेल जेट इंडिया पहुंचा है। और यहाँ पर बात आ जाती है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, आप सभी जानते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप हैं। कौन है? एडवर्ड फिलिप। और इसकी मुद्रा क्या है? फ्रांस की यूरो या CFA फ्रैंक। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दें, जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क है ये क्या काम करेगा? ये जितने भी उपलब्ध संसाधनों के उत्पाद और परियोजना आउटपुट को ये प्रसारित करने के साथ साथ एकत्रित विश्लेषण सूचकांक स्टोर भी ये करेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबरिंग करके पूछा जा रहा है 7वें गेंदबाज कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, स्टुअर्ट ब्रॉड। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये पहली बात तो ये जानिए, विकेट क्रिकेट में ही लिया जाता है, तो ये क्रिकेटर हैं। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के हैं? उत्तर आपका होगा इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड की ये क्रिकेटर है स्टुअर्ट ब्रॉड। ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। और आपको यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये मुकाम कब हासिल किया? तो ये मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन इन्होंने हासिल किया। तो आपको ये जानना है, ये जब खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कहाँ पर? मैनचेस्टर में। तो वेस्ट इंडीज और मैनचेस्टर, और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और पेशा खेल है ही, और कौन सा खेल? क्रिकेट। इतना आप ऐसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप जानते रहिए। क्लियर है? यहां पर मैंने जिक्र किया कि 7वें गेंदबाज बने, तो आपके दिमाग में हो रहा होगा 6 इनसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज हैं? तो चलिए आपको फटाफट से नाम बताते चलते हैं। तो पहले नंबर पर है श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन, सबसे ऊपर हैं। इन्होंने कितने विकेट लिए? 800। फिर उसके बाद है शेन वॉर्न, 708 विकेट। फिर है अनिल कुंबले, 619 विकेट। फिर है एंडरसन, 589, 589 विकेट। फिर है ग्लेन मैग्रा, ये 563 विकेट। और हैं फिर कोर्टनी वॉल्स, ये 519। फिर उसके बाद है कौन? स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते होंगे सभी को पता होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या किया गया? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी सही होता है, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। और आपको यहां पर बता देते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। तो HRD मिनिस्ट्री वर्तमान में कौन है? आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। रमेश पोखरियाल निशंक हैं HRD मिनिस्ट्री। और ये HRD मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के नेतृत्व में है। और नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। तो HRD मंत्रालय का नाम 1985 में 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानिए, अर्चना सोरेंग है कहाँ की? तो उड़ीसा की हैं। ठीक है, ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया। यूएन चीफ की बात है तो यूएन चीफ कौन है? महासचिव एंटोनियो गुटेरस ही है ना, आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। तो इन्होंने अपने सलाहकार समूह में इन्हें शामिल किया। ये है कहाँ की? ओडिशा की। और क्या काम करती हैं? भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है। और जो सलाहकार समूह है इसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान खोजेंगे और बताएंगे। तो वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के लिए प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, अर्चना सोरेंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाती हैं। यूएन चीफ ने जब इन्हें शामिल किया तो 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में ये शामिल कर ली गई हैं। और आपको बता देते हैं कि अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है और ये स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम भी कर रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, जो ये सलाहकार हैं इनके महासचिव के, जो युवा सलाहकार हैं, ये 18 से 28 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा कार्यकर्ता हैं। ये क्या काम करेंगे? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्यवाही और जलवायु संकट से निपटने की महत्वाकांक्षा में तेजी की सलाह देंगे और बताएंगे किस तरीके से जलवायु जो संकट है उससे निपटा जा सकता है। अपनी राय देंगे, अपना सलाह देंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। इंडिया से अर्चना सोरेंग है। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार ऑस्कर जीतने वाली किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया? आपको बताना है 2 बार ऑस्कर जीतने वाले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ओलिविया डी हैविलैंड। ये 2 बार की ऑस्कर विजेता हैं और इनका 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ इनका 1 जुलाई 1916 को। कहाँ पर हुआ? जापान के टोक्यो में हुआ। ठीक है, और इनके साथ एक और भी बात चर्चा में रहती है कि इन्होंने हॉलीवुड के जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, तो इसको इन्होंने ठुकरा दिया था, जिसके बाद से जो सिस्टम चला, जिसे बाद में डी हैविलैंड लॉ कहा गया, द हैविलैंड लॉ कहा गया। तो हैविलैंड इनके नाम के आगे लॉ जोड़ करके हुआ। और आपको बता देते हैं यहाँ पर जो इन्हें 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे, तो किस किस के लिए मिले थे? तो एक फिल्म थी इनकी टू ईच हिज ओन, यहाँ पर लिख देते हैं टू ईच हिज ओन। तो इसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये ऑस्कर पुरस्कार जीती। और फिर उसके बाद इन्हें 1946 में मिला था। ठीक है, फिर 1949 में उन्होंने द फिल्म हैरिस में दूसरा ऑस्कर मिला था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन। तो सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए सही होता है, डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा, तो इन लड़ाकू विमान को निर्मित करने वाला देश का नाम आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, फ्रांस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो विकल्प सी सही हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें नंबर के गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्टुअर्ट ब्रॉड। क्वेश्चन है, हाल ही में मानव विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, बी शिक्षा मंत्रालय। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, अर्चना सोरेंग को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार ऑस्कर जीतने वाली किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, ओलिविया डी हैविलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों ने देखा। तो चलिए चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अपना टेस्ट दीजिएगा और हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। तो आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए सही होता है जेमी वर्डी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होता है दक्षिण अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी बैठक संपन्न हुई? तो विकल्प आपका ए सही होता है 5वीं बैठक संपन्न हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता। इस नौका का नाम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाता है आदित्य नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस बाल कल्याण कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा बी अच्युता राव का। क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमईएस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है रीस्टार्ट इंडिया। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 26 जुलाई को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उनकापा का निधन हो गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है ये तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी नवीन ताहिलानी को। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा। इस लड़ाकू विमान का निर्माता देश कौन सा है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फ्रांस, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है कमेंट सेक्शन में, हम आपका वेट करेंगे। तो आप लोग हमेशा की तरह कमेंट खूब ढेर सारा क्या करिए, आप ही का चैनल है, कमेंट बॉक्स आप ही का है। जब भी आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में फिट रहता है। हम आपसे बार बार कहते हैं, जब आपको एक लिखने का पढ़ने का प्लेटफॉर्म मिला तो आपके अंदर हेजिटेशन किस बात की? गलत लिखिए, करेक्शन होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है और हमें आपकी फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।